हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हुसैन की कहानी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रानीपुर बाजार। तो लेखक ने जो पहले भाग में अपने बचपन की सुनहरी यादों को हमारे साथ साझा किया और जो दूसरा भाग है रानीपुर बाजार, उसमें उन्होंने लेखक ने बताया है कि जो मेरे पिताजी थे, मेरे अब्बू थे, उन्होंने मुझे पैतृक व्यवसाय की तरफ प्रेरित किया। लेकिन मेरी रुचि ना होने के कारण मेरा जो मन था वो ड्राइंग और पेंटिंग में था। तो उसी के विषय में यहाँ लेखक बताते हैं। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा भाग, रानीपुर बाजार। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फ़िदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फ़िदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले, और खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामशक्कत भुगतनी पड़ी। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि उन्होंने मुझे तो एक जो पैतृक व्यवसाय था, जो उनकी दुकान थी, वहाँ पर मुझे वो छुट्टी वाले दिन भेजते थे कि मैं वहाँ जाकर कुछ सीखूं। और वो मेरे पिताजी थे, उन्होंने 28 साल उस नौकरी में ही बिता दिए और मुझे वो पैतृक व्यवसाय सिखाना चाहते थे। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई। जो उनके छोटे भाई थे उनको उन्होंने पहलवानी छुड़वा दी और उनके लिए दुकान लगवा दी। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरां। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीज़ों की कीमतें याद, न कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जवानी याद रहते। गल्ले का हिसाब किताब सही, शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे तो किताब में 20 स्केच बनाए। मतलब वो 10 रुपये का जब वो हिसाब लगाते तो किताब में 20 स्केच बना लेते। ये इस तरह के उन्होंने ये स्केच बनाए हैं, ये उन्हीं के द्वारा बने हुए स्केच हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक स्त्री का स्केच। गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच। पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान। बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती थी। तो यहाँ जो लेखक बताते हैं कि जनरल स्टोर के सामने घूंघट ताने गुजरने वाली जो एक स्त्री का जो स्केच, और गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच। पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान। तो उन्होंने देखिए छोटी छोटी बारियों के को देखा और उनके स्केच बनाए। तो यहाँ पर औरत और जो बुर्का पहने हुए बकरी का बच्चा। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने साबुन की टिकिया लेने आया करती थी। तो चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जब वो एक स्त्री थी और साबुन की जो टिकिया लेने आती थी, तो चाचा को देखकर घूंघट के पट उसके खुल जाते और अक्सर मकबूल की जो नाक को पकड़ करके खिलखिला उठती थी। मतलब हंसी मजाक चलता था। तो उसके बारे में यहाँ लेखक ने बताया है। और एक स्केच
उसके हाथ लग गया उस स्त्री के, तो जिसे उसने छिपा लिया। और मकबूल ने क्या किया, उस स्केच को वापस लेने के लिए पेपरमेंट की एक गोली हाथ में उसको थमाई और स्केच निकलवा लिया। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के ज़माने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर के गली कूचों से गुजरता। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज़ पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो पहले का जो ज़माना था उस समय क्या होता था, किस तरह फिल्मों का प्रचार प्रसार होता था। लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया है। आज इंटरनेट की सुविधा है, टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, तो उसके माध्यम से जो प्रचार प्रसार है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। तो यहाँ लेखक पुरानी बातों को भी बता रहे हैं जो प्रचार प्रसार की हैं। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा। मराठा योद्धा हाथ में खिंची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। उसके मन में आया, लेखक के मन में, कि मैं उसकी ऑयल पेंटिंग बनाऊं। उसके मन में ये बात आई। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था, वही रंगीन चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, वो तो नहीं चाहते थे कि वो ड्राइंग और पेंटिंग करें। लेकिन रंग रोगन क्यों दिलाते अब। मगर ये देखिए आगे उन्होंने इस तरह की ये पेंटिंग बनाई है। और पोस्टर ने उन्होंने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंग वाले की दुकान पर और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेच करके ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज़, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। तो यहाँ देखिए कि जब उनकी ऑयल पेंटिंग बनाने की बहुत हार्दिक इच्छा होती है तो वो क्या करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जो भूगोल और इतिहास की जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की किताब ही बेच देते हैं। और जब उनके जो मन में है, जो उनकी इच्छा थी, तो उसको उन्होंने पूरा किया और पेंटिंग भी इतनी अच्छी बनाई कि जो चाचा जी तो नाराज़ हो रहे थे, लेकिन जो पिता थे उनके, जो अब्बू थे, उन्होंने उसे गले लगा लिया। उनके हुनर को उन्होंने यहाँ पहचाना, उनकी प्रतिभा को उन्होंने यहाँ देखा। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहाँ बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिंटेड पेपर पर गवास वाटर कलर। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता था। अब यहाँ देखिए जो लेखक हैं वो बेंद्रे से मिलते हैं और जो बेंद्रे हैं वो भी एक बहुत बड़े चित्रकार थे, वो भी पेंटिंग करते थे, तो वो उनके फेवरेट थे। जब कोई अपना जिसको चाहते हैं वो दिल से मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। और वो भी चित्रकार और जो उनके सीनियर हैं वो मिल गए तो और भी अच्छी बात। तो मकबूल वो लैंडस्केप पेंट करने वहाँ पे जाया करते थे। और फिर क्या हुआ कि 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। बैंग बाण था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रूमाल बांधा, कंधे पर कम्बल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इम्प्रेशन की झलक, रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, बस पर एक्स
एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जब पेंटिंग के लिए उन्होंने एक अपने छोटे भाई को, जो छोटा भाई था उसको पठान के कपड़े पहना करके मॉडल बनाया और सिर पर हरा रूमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा। तो इस तरह उन्होंने उसकी पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। जब ये पेंटिंग तैयार हुई तो इस पर जो बेंद्रे, जो बहुत बड़े चित्रकार थे, उनको चांदी का मेडल दिया गया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकेंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल। गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई, बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताज़ा रहा। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब वो पेंटिंग की शुरुआत उन्होंने की थी तो इंदौर जैसी जगह पर बेंद्रे के अलावा उनका कोई था ही नहीं मिलने वाला। तो एक दिन क्या होता है कि वो बेंद्रे को अपने घर लेके आते हैं और अपने पिताजी से मिलाते हैं। तो जब उनकी वो प्रतिभा और उस हुनर को बेंद्रे भी पहचानते हैं और उनकी बारे में बताते हैं कि आपके बेटे में ये हुनर है, ये मतलब काबिलियत है, तो क्या होता है कि वो भी मान जाते हैं और उनके लिए वो बम्बई से ये ऑयल ट्यूब वगैरह मंगाते हैं। आगे अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि यह आर्ट का सगल राजे महाराजाओं और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और ज़रूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुँचे। मकबूल के अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि 50 साल पहले जो उनके पिताजी ने जो उनके लिए निर्णय किया और अपनी हुसैन की खुशी, जो लेखक की खुशी को अपनी खुशी समझा और उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला किया कि क्योंकि पहले तो जो चित्रकारी थी, जो आर्ट थी, वो एक रोजी रोटी का जरिया तो नहीं थी। मतलब इसमें तो फिर यहाँ क्या होता है कि लेखक को आश्चर्य भी होता है। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी में मतलब इतनी, ये जो उनका जो दृष्टिकोण था, जो उनकी दूरदर्शिता थी, वो इतनी थी कि उन्होंने मेरे हुनर को पहचाना और मेरी जो प्रतिभा को पहचाना, लेकिन और उसी में उन्होंने एक आजीविका का साधन भी देखा और मेरी खुशी में उन्होंने अपनी खुशी को जाना। तो उस समय क्या था कि आर्ट की कोई मतलब आजीविका का तो साधन नहीं थी और उसे माना भी नहीं जाता था आजीविका का साधन। लेकिन आजकल क्या है कि आर्थिक विकास की वजह से लोगों का जो मतलब कला के प्रति जो नज़रिया बदला है और आज इसमें कलाकार आर्थिक सुरक्षा तो पाता ही है
उसका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। तो आज कला क्षेत्र जो है व्यावसायिक रूप ले चुका है। जो आर्ट और ये जो ड्राइंग है वो एक व्यवसाय रूप ले चुका है, जिसमें मतलब रोजगार की असीम संभावनाएं भी बनी हैं। तो यहाँ पर जो उनके पिताजी हैं उन्होंने उनकी प्रतिभा को, लेखक कहते हैं कि उनकी प्रतिभा को, उनके हुनर को जो पहचाना, तो यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश भी जाता है कि जो बच्चे की जो प्रतिभा को परखने में मतलब एक शिक्षक और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मतलब जो शिक्षक है और माता पिता हैं उनका योगदान होना चाहिए उनके उज्जवल भविष्य में। और यह बहुत ही बड़ा संदेश है। और यहाँ पर आपने रानीपुर बाजार का जो दूसरा भाग है वो पढ़ा और समझा, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।